Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है? Let's start with this. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक हो गया था. नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू स्वराज पार्टी. ओके, तो आप क्या देखते हो? कल लास्ट की क्लास में जब हम एंड कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि कुछ लीडर्स ऐसे थे, ठीक है, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना नहीं चाह रहे थे. ठीक है, और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जा रहा था तो कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि ये बोल रहे थे कि हमें इलेक्शंस लड़ना चाहिए. ठीक है, तो उन्हीं लीडर का प्रोमिनेंस आएगा स्वराज पार्टी में. ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि देयर वर लीडर्स सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जो कि ये चाहते थे कि जो इलेक्शंस हो, ठीक है, जो इलेक्शंस हो उसमें कांग्रेस लड़े, लड़ने के बाद ये लोग लेजिस्लेचर में जाएं और लेजिस्लेचर में जाने के बाद वहां के प्रोसेस को इंटरप्ट करें. ठीक है, मेन मकसद स्वराज पार्टी का यही था, टू रॉक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन. ठीक है, समझ आया स्वराज पार्टी का मकसद सभी को? स्वराज पार्टी का क्या मेन मकसद था, क्या ये क्लियर है? इलेक्शंस लड़ो, असेंबली में जाओ और वहां पर प्रोसेस को क्या करो, डिले करो, हो हंगामा करो, ताकि ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी या अपने अपने लॉज को नहीं ला पाए. ये मेन मकसद था स्वराज पार्टी. ठीक है, स्वराज पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सीआर दास. नेहरू क्या थे? मोतीलाल नेहरू क्या थे? सेक्रेटरी. सीआर दास कौन थे? प्रेसिडेंट. और मोतीलाल नेहरू क्या थे? सेक्रेटरी. स्वराज पार्टी बनता कब है? 1 जनवरी 1923. याद रखना, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1923. ठीक है ना. एक चीज और याद रखेंगे स्वराज पार्टी में, वो क्या? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हो रहा था, एंड हो गया, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया मूवमेंट को, तो आप क्या देखते हो? देयर वर टू सेक्शंस इन द कांग्रेस. एक सेक्शन चाहता था कि इलेक्शन लड़े और काउंसिल्स में जाए और काउंसिल्स में प्रोसीडिंग्स को रोके. दूसरा सेक्शन चाहता था कि नहीं, हमें गांधी जी को ही फॉलो करना है. गांधी जी का ये कहना था कि हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉलो करेंगे. ठीक है, तो गांधी जी लोग को जो सपोर्ट करते हैं, दे केम टू बी नोन एज व्हाट? नो चेंजर्स. और जो स्वराज पार्टी बनाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहते थे, उन्हें क्या बुलाते हैं हम? प्रो चेंजर्स. ठीक है, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स. समझ में आया सभी को? प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स. नाम याद रखना, नो चेंजर्स में कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालाचारी, एटीसी. प्रो चेंजर्स में, प्रो चेंजर्स का मतलब जो चेंज कर लाना चाहते हैं. क्या चीज में चेंज लाना चाहते हैं? कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर इलेक्शंस लड़कर चेंज लाना चाहते हैं, दे आर व्हाट? प्रो चेंजर्स. सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर. ये दो तीन नाम याद रखना. हो सकता है आपसे पूछा जा सके, which of the following people were in pro changers group, which of the following were no changers group. दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, with respect to Indian history, no changers and pro changers are associated with what? They are associated with what? The incident of Swaraj Party. क्लियर है सभी को? किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्वराज पार्टी? अब स्वराज पार्टी की थोड़ी सी कहानियां जो हमें जाननी है. आप क्या देखते हो कि इन 1922 स्वराज पार्टी बन कब गया बेटा? ये देखो, 1 जनवरी 1923. ठीक है, ये बना स्वराज पार्टी कब? 1 जनवरी 1923. बट उसके पहले दिसंबर में कांग्रेस का सेशन हुआ 1922. कहां? गया. तो उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे?
सी आर दास। यही सी आर दास फिर स्वराज पार्टी बनाएंगे अगले दिन, ठीक है। तो सी आर दास का ये कहना था, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने प्रपोजल मूव किया कि हमें स्वराज पार्टी बनाना है जो कि इलेक्शंस को लड़े, बट हिज प्रपोजल गॉट डिफीटेड। ध्यान रखना, उनका प्रपोजल डिफीट हो गया था, ठीक है। इसी डिफीट के कारण आप क्या देखते हो कि ये लोग अगले दिन जाकर क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923, ठीक है। और भी स्वराज पार्टी के लीडर्स, प्लीज ऐड कर लीजिए, एनसी केलकर, शहीद सुहरावादी सुभाष चंद्र बोस, दे वर आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का मेन एम क्या था, टू रॉक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन। लेजिस्लेटिव असेंबली में जाइए, वहां के जो डेली काम की चीजें हैं उस पर अफरा तफरी मचाइए, रुकवाइए, डिले कीजिए प्रोसेस को, ये उनका मेन एम था। बट इन सारी चीजों में इनको कहीं कहीं पर सक्सेस मिलती है, कहीं कहीं पर सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ सक्सेस स्टोरीज देख लेते हैं स्वराज पार्टी और उनका अचीवमेंट। अचीवमेंट इज बेसिकली व्हाट, सक्सेस स्टोरी। व्हाट यू विल सी, पॉलिटी में भी हमने पढ़ा था, स्वराजिस्ट विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल becomes speaker of central legislative assembly, first Indian to become so in 1925। क्लियर है, पॉलिटी में पढ़ा था हमने, स्पीकर का जब हम पढ़ रहे थे कहानी। इसके अलावा they were able to defeat public safety bill। Now, what was this public safety bill? किसी को पता है, बता सकता है कोई, क्या था ये पब्लिक सेफ्टी बिल? Anyone who can tell what was this public safety bill? यही बिल था जिसके अगेंस्ट में भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर हो हंगामा मचाया और बम फेंका था। ये वही पब्लिक सेफ्टी बिल है, याद रखिएगा, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल वाज बेसिकली ब्रिटिशर्स का बिल था, और ये बिल लाकर ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, लिख लेंगे, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। जो भी फॉरेनर्स सोशलिस्ट या फिर जो भी फॉरेनर्स सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट आइडिया को प्रमोट करने के लिए इंडिया में आते हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली इट इज रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। So they were able to defeat this public safety bill. It was against the spread of socialist and communist idea at that time. जो भी लीडर्स, जो भी फॉरेनर्स इन आइडियाज को प्रमोट करेगा, उनको जेल में डाला जा सकता है या उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये था पब्लिक सेफ्टी बिल, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर येलो में मार्क करके दी है, वो किसी भी जो पूछ लिया सो पूछ लिया, रिपीट भी पूछा जा सकता है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्वराज पार्टी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है, तो काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, उनके में हम नहीं जा रहे। एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था 1925 और 1926 आते आते आप क्या देखते हो, ये जो स्वराज पार्टी के अंदर जो लोग गए हैं ना, उनमें डिवीजन हो जाता है, ठीक है। स्वराज पार्टी के अंदर जो लोग गए हैं उनमें क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। एक ग्रुप बोलता है कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश को कोऑपरेट करेंगे, ब्रिटिश के साथ सपोर्ट तो नहीं लिख सकते हो, वी विल कोऑपरेट विद ब्रिटिश। क्यों कोऑपरेट करेंगे, इनको मिनिस्ट्रीज चाहिए थी, इनको अच्छे अच्छे पोजीशंस चाहिए थे, ऑफिसेस चाहिए थे, इसलिए हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। जो लोग ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करने का क्रम चलाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है रेस्पॉन्सिविस्ट। दूसरे ग्रुप ये थे जिन्होंने ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट किसी भी हाल में नहीं करना था, इस ग्रुप को बुलाया जाता है नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट्स।
नॉन रेस्पॉन्सिबिलिस्ट में जो लोग रहते थे, मतलब जो लीडर थे, वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। रेस्पॉन्सिविस्ट के जो लीडर्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, दे वेर पार्ट ऑफ व्हाट? रेस्पॉन्सिविस्ट। ठीक है, ये डिवीजन 1925 1926 के अराउंड आता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? इसके बाद सी आर दास का भी डेथ हो जाता है 1925 में, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाया था। फाइनली टूटते बिखरते आप क्या देखते हो? फाइनली द पार्टी मर्ज्ड विद कांग्रेस इन 1935। ठीक है, फाइनली बोला कि हमसे ना हो पाएगा, बहुत कर लिया हमने, रॉक फ्रॉम विद इन, खुद रॉक हो गए। ठीक है, बट फाइनली दे गॉट मर्ज्ड विद व्हाट? कांग्रेस इन 1930। ठीक है, तो स्वराज पार्टी वाले टॉपिक से किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? इससे ज्यादा पढ़ा हो या कुछ ऐसा पढ़ा हो स्वराज पार्टी के बारे में, एनीथिंग बताइए, कुछ पूछना हो स्वराज पार्टी? नो? ओके देन आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान 1924 1925 के दौरान आप एक चीज और देखते हो, उस समय मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडिया का प्रमोशन हो रहा है। तो अभी हम मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के बेसिक डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे काम की चीज नहीं है पीटी के लिए। एक लाइन में समझ लेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो बेसिकली इनके आइडियाज ये बोला करते थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, मतलब इंडिविजुअल शुड नॉट होल्ड द एब्सोल्यूट पावर या फिर एब्सोल्यूट वेल्थ। द गवर्नमेंट शुड बी ओनर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, मतलब सारे रिसोर्सेज का ओनर कौन होना चाहिए? सरकार चाहिए, और सरकार को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये थे मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के आइडियाज। ओके, तो ये आइडियाज 1924 1925 में स्प्रेड हो रहे थे। ठीक है, और इसी क्रम में आप क्या देखते हो कि इंडिया में बनता है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंडिया में नहीं बना, कहां बना? 1922 में ताशकेंट में। और किन्होंने बनाया? एम एन रॉय एंड अबानी मुखर्जी। ठीक है, एम एन रॉय एंड अबानी मुखर्जी। नेक्स्ट, इन 1924 व्हाट यू विल सी कि बहुत सारे कम्युनिस्ट को, ठीक है, 1924 बहुत सारे कम्युनिस्ट को के ऊपर केस चलाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है अंडर कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। किस चीज का केस है सर ये? दे वेर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडिया। इसीलिए इनको एसिडेंट, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी या नलिनी गुप्ता, इनको जेल में डाला जाता है और इनको क्या बुलाया जाता है? बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। इसके अलावा 1929 में 31 फॉरेनर्स, ठीक है, 31 लीडिंग कम्युनिस्ट को पकड़कर जेल में डाला जाता है, उनका ट्रायल किया जाता है मीरठ में, और उनके केस को हम बुलाते हैं मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस या फिर कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस इज एसोसिएट विद व्हाट? कम्युनिस्ट पीपल। बोल्शेविक इज बेसिकली इन वर्ल्ड हिस्ट्री, कहां पढ़ते हैं आप? रशियन रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री है नहीं हमारे पास, तो अभी हम नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? It is associated with stopping of spread of communist and socialist ideas in India. ध्यान रहेगा, लीडर्स ध्यान रखना, एसेडान, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। ठीक है, नाउ फेज 1 ऑफ रिवॉल्यूशनरी हमने ऑलरेडी देख लिया था और डिटेल में हमने पढ़ लिया था। ओके, क्या चीज हुई थी?
अब उसका थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स जो फेज 2 का है वो हमें देखना है। फेज 1 फेज 2 हमने एक साथ रिवॉल्यूशनरी पढ़ा था, याद है? फेज 2 का कुछ ग्लिम्स यहाँ पर हमें देखना है, बिकॉज व्हाट यू विल सी, ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज जो थे, ये बस और बस कम्युनिस्ट पार्टी बनाने में नहीं जा रहे। हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज हैं सेकंड फेज के, उनके भी आइडियाज को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है? उनके भी दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप क्या देखोगे, एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में बनता है, और 1928 तक आते आते इसका नाम चेंज करके कर दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो, आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दे रहे हो, इतना इन्फ्लुएंस है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज का इनके ऊपर, ठीक है? HSRA 1928 में ये नामकरण हुआ इनका, और ये कहां होता है? दिल्ली के कोटला मैदान, ठीक है? और जो लीडर थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। Azad is credited with what? Formation of this HSRA in Delhi in 1928. तो ये मैं बस आपको इम्पैक्ट बताता था, सोशलिस्ट आइडियाज का इम्पैक्ट क्या था। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है फेज 2 का, दे वेयर इंस्पायर्ड बाय सर्टेन इवेंट्स। एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, जहां से ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज उभर कर बाहर आ रहे। उसके अलावा कुछ किताबें, कुछ जर्नल्स थी जो सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को बढ़ावा देती है, जैसे आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली। These are basically memoirs and articles which are uh, giving confidence to revolutionaries, which are encouraging revolutionaries. Revolutionaries को encourage कर रहा है। तो हो सकता है ये जर्नल का नाम पूछ दे। With respect to modern Indian history, Atmashakti Sarthi Bijoli is associated with what? तो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है? क्लियर है? उसके अलावा भी कुछ बुक्स थे, ये बुक का नाम याद रखिएगा, दिस हैज बीन आस्क्ड, बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल एंड पाथेर डाबी बाय शरत चंद्र चटर्जी। ये दो किताब के नाम है, प्लीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये किताब बेसिकली पढ़कर रिवॉल्यूशनरी क्या होते थे, कॉन्फिडेंस गेन करते थे कि हमें क्या करना है, ठीक है? तो जैसा कि हमने देखा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बना था। कहां बना था? कानपुर में बना था, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? काकोरी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हमने देखा था, तो कॉकरी रॉबरी, ठीक है? ये HRA ने किया, करवाया था, ठीक है? ये अभी हमने आपको जस्ट बताया, नाम चेंज करके HSRA बनता है। कहां? फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, सितंबर 1928, एंड हु इज द लीडर? अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद, ठीक है? नाउ दिस HSRA was responsible for avenging the death of लाला लाजपत राय, जिन पर लाठी चार्ज हुई थी ड्यूरिंग साइमन कमीशन। ये भी हमने देखा था, याद है कि नहीं? सब भूल गए? हाँ, ये भी ऑलरेडी हो गया है, कर लिया था हमने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं HSRA के लोग, ठीक है? HSRA के लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कहां फेंक रहे? अरे कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका जाता है अप्रैल 1921 1929। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है? और ये जो बॉम्ब फेंका जाता है, स्पेसिफिक ग्रीवियंस रीड आउट करने के लिए किया जाता है अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसके बारे में हमने जब जस्ट पढ़ा, और अगेंस्ट द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। व्हाट वाज दिस ट्रेड डिस्प्यूट बिल? एनीवन? पब्लिक सेफ्टी बिल तो देख लिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियाज को स्प्रेड नहीं होने देंगे। जो भी फॉरेनर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करेंगे, उसे हम डिपोर्ट करके उनके स्थल पर भेज देंगे या तो जेल में डाल देंगे। ये था पब्लिक सेफ्टी बिल। व्हाट वाज ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल? दिस ट्रेड डिस्प्यूट बिल basically aimed at, ठीक है? This trade disputes bill
basically aimed at formation of tribunals. ठीक है, जैसे कोर्ट होता है ना वैसे ही ट्राइब्यूनल्स, प्लस इट प्रोहिबिटेड स्ट्राइक्स बाय द वर्कर्स। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी वाले जितने भी सर्विस होंगे, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कि शिप हो गया, वहां पर वर्कर हैज नो राइट टू स्ट्राइक। सो दिस ट्रेड डिस्प्यूट बिल बैंड दिस स्ट्राइक्स वगैरह। कोर्ट कचहरी में चीजों को नहीं निपटेंगे, ट्राइब्यूनल्स में निपटेंगे। तो इसके अगेंस्ट में, ठीक है, इसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो राइट ही नहीं है आपको स्ट्राइक करने का, तो इसके ही अगेंस्ट में ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं और बम फेंकते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट बिल आस्क्ड इन यूपीएससी। खैर बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल याद आ गया। ठीक है, यूपीएससी 2017 या 16 में था शायद। एट दैट टाइम वी वेर एट प्राइम, साल इंटरव्यू दिया था, याद आ गया ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। नेक्स्ट इज आप क्या देखते हो, ये सारी चीजें होंगी, क्या ब्रिटिशर शांत बैठेगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्राई किया गया, ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी है जतिन दास, कि इन्होंने 63 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया और 64वें दिन मर गए। व्हाई ही वाज मेकिंग एन हंगर स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे थे? इट वाज बेसिकली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंडीशंस ऑफ द प्रिजनर्स इन द जो भी प्रिजन है वहां पर। तो जतिन दास नाम याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद डाइड इन अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। ये हैंगिंग वाला देखा था हमने, शहीद दिवस 23 मार्च 1931। ठीक है, चिटागोंग आर्मरी रेड ये भी देखा था ना, सूर्यसेन वाला हमने, सूर्यसेन वाला किया था हमने, सूर्यसेन वाला चिटागोंग आर्मरी रेड। जी, तो दिस हैज बीन डन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। ये जो सूर्यसेन वाला जो ग्रुप था चिटागोंग आर्मरी रेड, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट विमेन का भी रोल। ठीक है, तो आप क्या देखते हो सूर्यसेन के प्रमोशन में, दिस प्रीति लता वडेडार, ठीक है, इन्होंने रेड कंडक्ट करा था, आर्मरी रेड वाले में ये इन्वॉल्व थी। कल्पना दत्त, ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया था सूर्यसेन के साथ और लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था। इसके अलावा देवर शांति घोष एंड सुनीति चांदेरी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मारी। ठीक है, सब वो चिटागोंग आर्मरी वाले थे, चिटागोंग वाले ग्रुप के थे। बीना दास, जिन्होंने गवर्नर के ऊपर ही पॉइंट ब्लैंक चला दिया, अपनी डिग्री लेने के लिए गए और गवर्नर को गोली मार दी। ठीक है, वाइल रिसीविंग हर डिग्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, हो सकता है डायरेक्ट पूछा जा सके। ये प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्त, संती घोष, सुनीति चांदेरी, बीना दास इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा आएगा? सूर्यसेन वाला। ओके, बंगाल वाला। HSRA और HRA नहीं आएगा, सूर्यसेन वाला, चिटागोंग वाला जो ग्रुप है उसका वो होगा आंसर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, ये कभी भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। पेंडिंग है ये क्वेश्चन, बहुत ड्यू है, किसी भी साल पटक के पूछेगा सिविल्स वाला, यूपीएससी वाला भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स दैट यू मस्ट नो। ठीक है, और with respect to Marxist and socialist ideas and with respect to second phase of revolutionaries, बाकी बहुत सारा डिटेल में हमने ऑलरेडी कर लिया है, प्लस विथ रेस्पेक्ट टू स्वराज पार्टी। तो ये सेकंड फेज और स्वराज पार्टी के बारे में किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क?
एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क स्वराज पार्टी और रिवॉल्यूशनरीज? नो सर। चलिए फिर इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। स्वराज पार्टी ने क्या कंट्रीब्यूट किया बताया तो, देवेर अचीवमेंट में लिखा था ना, नहीं लिखा? देखा नहीं, सुना नहीं? दे वर एबल टू डिफीट पब्लिक सेफ्टी बिल। नहीं सुना? बाकी लोगों ने सुना कि नहीं सुना स्वराज पार्टी का अचीवमेंट? दे वर एबल टू इलेक्ट फर्स्ट इंडियन स्पीकर, लिखा था विठल भाई पटेल 1925। तो ये अचीवमेंट्स हैं उनके। ठीक है, जितना रहेगा उतना ही अचीवमेंट्स पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन ना। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आया था, इस एक्ट में ही लिखा हुआ था कि 10 साल बाद इसका रिव्यू होगा। 10 साल बाद क्या होगा? इस एक्ट का रिव्यू होगा। तो इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए ही क्या बनाया गया? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, विच वॉज नोन एज साइमन कमीशन, बिकॉज उनके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन का ओरिजिनल नाम क्या है बेटा? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक, इसका नींव कहां रखा गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में बोला गया कि 10 साल बाद कमीशन आएगा, जांचेगा, ये देखेगा कि ये एक्ट ठीक से काम किया या नहीं किया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? साइमन कमीशन के बारे में क्यों बनाया गया था? टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। ठीक है, नाउ रिव्यू करने के क्रम में, ओके, रिव्यू करने के क्रम में इस कमीशन को यह भी बोला गया कि आप अपने रिकमेंडेशन भी देना कि क्या भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, डायरकी चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो इन सब के बारे में भी आप क्या करना? रिकमेंडेशन देना। नाउ दिस एंटायर कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय एवरी पार्टी इन इंडिया बारिंग फ्यू। ठीक है, कुछ लोगों ने को छोड़कर सभी लोगों ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया। क्यों? बिकॉज इस साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स। अरे देखो, आप इंडिया के बारे में पढ़ने आ रहे हो, इंडिया में किस तरीके से चीजें फंक्शन कर रही है उसको देखने आ रहे हो, और इंडियन मेंबर्स ही नहीं है। वाह भाई, ये क्या हो गया? तो इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट दैट कि नो इंडियन मेंबर्स वे देयर, आप क्या देखते हो? साइमन गो बैक का नारा लगता है। ठीक है, हर जगह प्रोटेस्ट होता है, फिर ब्रिटिशर्स लाठी चार्ज करती है, और उसी लाठी चार्ज में हमारे जो लाला लाजपत राय थे वो क्या होते हैं? इंजर्ड होते हैं। ठीक है, और चीजें फिर वैसे ही फॉलो अप हो जाती हैं। भगत सिंह उनको देखेगा लाठी चार्ज होते हुए, बम गिराएगा, ठीक है, सॉन्डर्स को मारेगा, और फिर शहीद हो जाएगा। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड रहती। तो साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया गया, क्या ये क्लियर है आपको? साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया गया, क्लियर है आपको? नो इंडियन मेंबर्स वे देयर। ठीक है, नो इंडियन मेंबर्स वे देयर ना। चलो, इंडियन मेंबर्स तो नहीं थे, यहां तक तो बात चलती है। इसके अलावा भी कांड हुआ। क्या हुआ? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, कहा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां रहते थे? लंदन में, इंडिया हाउस में। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकेनहेड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के, वो कौन थे? लॉर्ड बिरकेनहेड।
इन्होंने इंडियंस को ये चैलेंज किया, ये बोला कि आपको पता है हमने साइमन कमीशन में इंडियंस को क्यों नहीं डाला? वो हमने इसलिए नहीं डाला बिकॉज इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ फ्रेमिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ फ्रेमिंग देयर, अपना कॉन्क्रीट स्कीम्स नहीं बना सकते, रिफॉर्म्स वाले नहीं लिख सकते वो खुद से। तो इसी इवेंट को बुलाया जाता है बर्कनहेड चैलेंज, और इसी चैलेंज के मद्देनजर रखते हुए 1927 में कांग्रेस का सेशन होता है, कहां? मद्रास में। लीडर होते हैं एम ए अंसारी, और ये लोग बेसिकली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद एक ऑल इंडिया पार्टी बनाते हैं, ऑल इंडिया कमेटी बनाते हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया कमेटी का मेन फंक्शन क्या था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, वो ऑल इंडिया पार्टी बनाती। ठीक है, तो वो ऑल इंडिया पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और जो रिपोर्ट बनकर आती है उसे हम बुलाते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। समझ में आया? साइमन कमीशन, बर्कनहेड चैलेंज, बर्कनहेड चैलेंज के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जो लीडर थे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू क्या प्रेजेंट करते हैं? जो रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट को क्या बुलाया जाता है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बेसिकली किस चीज के बारे में होगा? ऑब्वियसली भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, भारत में रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, उसके बारे में। ठीक है, तो नेहरू कमेटी के कुछ, नेहरू रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे जो आप देख सकते हो। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किया, इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन के लिए डिमांड किया, नो स्टेट रिलीजन के बारे में बात किया। ठीक है, तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे रिपोर्ट के। ओके, तो ये रिपोर्ट बनाकर ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम अपना रिफॉर्म हम कर सकते हैं, बर्कनेट चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो दिस रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट वाज सबमिटेड एट लखनऊ सेशन of the all party conference on August 28 at 1928। याद रखना ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? दोनों चीजें कैसी जुड़ी हुई हैं, क्या ये क्लियर है आपको? बाकी बहुत चीजें पढ़ने के लिए, बट नॉट रिक्वायर्ड। ओके, मार्क तो मैंने कर दिया है, बट पढ़ लेना, एक बार रीडिंग मार लेना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या मतलब? जो भी चीजें हैं जो लगता है कि आ जाएगा, दैट शुड बी डन। व्हाट यू विल सी कि जितने भी लोग हैं सब क्या करते हैं? अपोज करते हैं। कुछ लोग नहीं बॉयकॉट करते हैं। उनमें से एक कौन थे? यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, जस्टिस पार्टी इन द साउथ डिसाइडेड नॉट टू बॉयकॉट द कमीशन। ठीक है, नॉट टू बॉयकॉट द कमीशन। एक चीज और आपको साइमन कमीशन के बारे में ध्यान रखना है। कहां गया? वेयर इट इज? लेट मी मार्क दिस फर्स्ट। ये वाला। हाँ बेटा, 1919 में अगर 10 साल जोड़ेंगे तो कब आना चाहिए था? 1929 में, बट आए कब? फरवरी 1928। तो ये तो ऑलरेडी है, ये तो आप मैथ से आंसर निकाल सकते हो कि पहले आ गए। ठीक है, एक चीज और रखना कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने साइमन कमीशन के रिपोर्ट, साइमन कमीशन को एक रिपोर्ट सौंपा था ऑन द बिहाफ ऑफ बहिष्कृत हितकारिणी सभा।
ये बी आर अम्बेडकर उनके फाउंडर थे। किस चीज पर रिपोर्ट सबमिट किया गया कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, इनका एजुकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके ध्यान दीजिए। तो एजुकेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये ध्यान रखना है। हो सकता है किसी भी साल आपसे पूछ लिया जाए ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने फॉर्म किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था किसको? साइमन कमीशन को। ध्यान रखिएगा इस चीज का। पढ़ा था आपने ये पहले? चलो गुड। तो ये सब तो सुना होगा। फिर साइमन जब आया तो साइमन को बोला गया साइमन गो बैक। कहाँ लैंड किए थे? बॉम्बे में। कब लैंड किए थे? फरवरी 3 1928 में। कंट्री वाइड हड़ताल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ब्लैक फ्लैग दिया गया। ये छोटा सा फोटो देखो, इधर राइट साइड में देखो, लगा के रखा है, किस तरीके का साइमन गो बैक दिया गया। कैन यू सी दिस? यहाँ पर साइमन गो बैक दिख रहा है। तो ब्लैक फ्लैग क्यों बोलते हैं, क्लियर है? आपने ब्लैक फ्लैग लिखा ना, इसीलिए मुझे याद आ गया साइड का फोटो। दिख रहा है कैसा ब्लैक फ्लैग था? ब्लैक पर लिखा हुआ है साइमन गो बैक। तो ये कुछ चीजें हैं साइमन कमीशन और नेहरू कमेटी से रिलेटेड। नेहरू रिपोर्ट कमेटी नहीं, सॉरी बेटा। कुछ पूछना हो इसमें? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन वगैरह का रिकमेंडेशन या नेहरू कमेटी वगैरह, नेहरू रिपोर्ट वगैरह का रिकमेंडेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए इसलिए नहीं है बिकॉज कि आ, ये सब कभी भी मेन लाइन में नहीं आया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट क्या था? कोई पार्टी फाइनली अग्री नहीं करता है, उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन आया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसका डिस्कशन हुआ, व्हाइट पेपर फिर उसके ऊपर बना, और फिर फाइनली 1935 एक्ट में आ गया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इनके रिकमेंडेशंस को हम उतने डिटेल में नहीं करते जितना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो वो ज्यादा चीजें हैं, तो चीजों को इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड विद रेस्पेक्ट टू साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट? किसी को कुछ पूछना हो? नहीं? चलिए, तो नेक्स्ट इज लाहौर कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज। ये तो हम सबको पता होगा। 1929 में कांग्रेस का सेशन कहां होता है? लाहौर में। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर सेशन में जो कांग्रेस का सेशन होता है उनके काफी सारे डिमांड्स होते हैं, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करना, इंडिया शुड बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम को लॉन्च करना, और जनवरी 26 1930 was fixed as the first independence day। तो ये चार चीजें हैं जो कि लाहौर सेशन से रिलेटेड हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, व्हाट वेयर द मेन डिसीजन टेकन ड्यूरिंग लाहौर सेशन। चार हैं। ओके, सेशन कब होता है? लास्ट दिन ऑफ दिसंबर, 31 दिसंबर 1929। ठीक है, उस दिन आप क्या देखोगे कि नया ट्राई कलर का फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का भाषणबाजी किया जाता है, फ्लैग को होइस्ट कौन करेंगे? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करेंगे, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंस प्लेज भी पढ़ा जाता है। आप सबको पता है इंडिपेंडेंस प्लेज के बारे में? डू यू नो अबाउट इट? इंडिपेंडेंस प्लेज बताएं जल्दी से। नो सर।
किसी को भी पता हो इंडिपेंडेंस प्लेज के बारे में? पढ़ा गया था उस दिन। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस इज इन एनसीईआरटी। कल परसों पढ़ा रहा था, याद आ गया मेरे को। क्लास 10 एनसीईआरटी। अरे वो नहीं, इंडिपेंडेंस प्लेज पढ़ा गया था एनसीईआरटी क्लास 10 एंड दिस प्लेज वाज ड्राफ्टेड बाय नो अदर देन गांधी जी। प्लेज क्या था? यहां पर भारी भरकम सा प्लेज है लिखा हुआ, कैन यू सी दिस? तो रटना नहीं है प्लेज को, नोबडी विल आस्क यू दिस प्लेज। पहले तो इतना ही नहीं पता होगा लोगों को कि प्लेज भी पढ़ा गया था। प्लेज में क्या था यहाँ लिखा हुआ है, बट ठीक है, इतना खाली ध्यान रखा इंडिपेंडेंस प्लेज पढ़ा गया था। एनसीईआरटी में भी चूंकि दे रखा था, तो आई थॉट कि एक रेफरेंस आपको भी दे दिया जाए। एनसीईआरटी में नहीं रहता तो मैं नहीं लिख के देता ये, ओके। चूंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है प्लेज राइट साइड में, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10 का एनसीईआरटी देख लेना, इट इज गिवन, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस। पढ़ लेना, रीड कर लेना, कोई प्लेज लिखने के लिए नहीं बोलेगा। पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन के बारे में किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? अभी आएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आएगा, उसके लिए चिंता मत करना। क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो भी तो देखेंगे। एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू लाहौर कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन, किसी को कुछ पूछना हो? नाउ नहीं पूछना है तो एक स्टोरी सुन लीजिए फिर से। ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस, इनको ये स्वराज स्वराज डोमिनियन स्टेटस वगैरह से उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, इनको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हर सेशन में, जैसे कि मद्रास का सेशन हुआ था ना 1927 में, वहां पर भी ये लोग पूर्ण स्वराज का या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन पास करवाना चाहते थे, बस नहीं होता है पास। तो आग तो इनके अंदर लगी हुई अंदर से कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला होना चाहिए। तो ये लोग जाते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी बोलते हैं, बच्चे आप लोग अभी बच्चे हो, ज्यादा उछलो मत, ठीक है, आप ऐसा करो कि मैं कुछ डिमांड्स गवर्नर जनरल को लिख के देता हूं। ठीक है, मैं कुछ डिमांड्स गवर्नर जनरल को लिख के देता हूं, अगर गवर्नर जनरल उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, अगर गवर्नर जनरल उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करता है, तो आप जो बोलोगे सो मैं लॉन्च कर दूंगा। पूर्ण स्वराज के बेसिस पर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह को लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, तो बोस और नेहरू जो थे बोलते चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, उस समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया में, लॉर्ड इरविन, उनको एक दस्तावेज लिखकर भेजते हैं और उसमें 11 डिमांड्स रखते हैं। ठीक है, ये जो 11 डिमांड्स थे, हर सेक्शन ऑफ पीपल को कंसर्न करते थे। मिडिल क्लास हो गया, पुअर हो गया, पेजेंट्स हो गया, रिच हो गया, सब लोगों को मिलाकर ये डिमांड्स रखा गया था इरविन के पास। इस डिमांड को बेसिकली क्या बुलाया जाता है? 11 पॉइंट अल्टीमेटम। इस डिमांड को बुलाया जाता है 11 पॉइंट अल्टीमेटम। ठीक है, क्लियर है? गांधी जी ये डिमांड रख रहे हैं इरविन के पास। ठीक है, ये 1929 के अराउंड का है, अभी ये लाहौर सेशन वगैरह नहीं हुआ है, पीछे चले गए हैं थोड़ा सा, 1927 1928 के बारे में भी ये कहानी चल रही है। ठीक है, ये जो 11 डिमांड्स थे इरविन के पास, गांधी जी अगर वहां पर रखने जाएंगे, क्या इरविन मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा।
और इरविन जब ये डिमांड्स को नहीं मानता है तो गांधी जी लॉन्च करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी। ठीक है, तो 12 मार्च को लॉन्च होता है, 6 अप्रैल को दांडी में जाकर नमक बनता है, और इस एंटायर ड्यूरेशन को हम क्या बुलाते हैं? दांडी मार्च। 78 लोगों के साथ ये मार्च शुरू होता है और मोर देन 50,000 were there when he reaches दांडी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बैकग्राउंड क्लियर है सभी को? कोई ऐसा है जिसको बैकग्राउंड नहीं क्लियर है? किसी को 11 डिमांड्स याद करनी है तो वो भी मैंने दे दिया है, बट नहीं। ठीक है, बस एक डिमांड याद रखना। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। ठीक है, एंड गवर्नमेंट्स सॉल्ट मोनोपोली। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 10 का, व्हाई गांधी चोज सॉल्ट? बताइए। रिच टू पुअर, कॉमन टू एवरीवन, कॉमन एंड वाइडली यूज्ड, it is concerned with basic needs of everyone. Adha answer is correct. It is connected with basic needs of everyone. Since it is connected with basic needs of everyone, ठीक है, पूरा आंसर इज दिस। आपने सही बोला है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। Since it is connected with basic needs of everyone, it is very childish on the part of Britishers कि आप उस कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगाओ। और उससे भी बड़ा बचकाना हरकत क्या है कि आप इंडियंस को सॉल्ट नहीं बनाने दे रहे। सारे इंडियंस नमक खा रहे हैं बट वो सॉल्ट नहीं बना पा रहे। सारे इंडियंस नमक खा रहे हैं, एक कॉमन चीज है, उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे भी है, childish on Britishers to impose a tax on salt and not allowing Indians to manufacture the salt. ठीक है, that's why गांधी जी chose salt, कि अगर हम इस सॉल्ट को चूज करेंगे तो काफी लोग मूवमेंट में क्या होंगे? इन्वॉल्व हो जाएंगे। और बेसिकली जो मार्च शुरू होता है वो क्या चीज से ही शुरू होता है? सॉल्ट सत्याग्रह। और भी चीजें हैं फिलोसफिकली व्हाई सॉल्ट वाज चोजन, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। सॉल्ट टैक्स अकाउंटेड फॉर 8.2% ऑफ ब्रिटिश राज रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्स। अब सोचो, गांधी जी ने सॉल्ट क्यों चूज किया? ब्रिटिश को 100 रुपए रेवेन्यू में से 8 रुपया सॉल्ट से मिल रहा है। अगर हम सॉल्ट चूज करेंगे तो इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट ब्रिटिश। ठीक है, क्लियर है? ये तो नहीं पता होगा, बहुत कम चांस। लास्ट वन, अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो आपने हमने बोला ना कि ब्रिटिश इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट। ठीक है, ये कब से हुआ था? दिस 1882 में सॉल्ट एक्ट पास किया गया और उसमें बोला गया कि ब्रिटिश विल बी हैविंग मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड इट विल बी हैविंग अथॉरिटी टू इंपोज सॉल्ट टैक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन,
किसी भी साल यूपीएससी में पूछेगा, बीपीएससी में भी पूछ सकता है, और लोग फिर पढ़ना शुरू करेंगे। आई थिंक ये भी नहीं पता हो, पता था ये वाला सॉल्ट एक्ट 1882? ईमानदारी से बताओ भाई। नहीं, अच्छी बात, गलत तो नहीं करोगे। सिविल्स में भी आएगा, यूपीएससी में किसी भी साल आएगा। नेक्स्ट इज दांडी मार्च। 12 मार्च से लेकर फाइनली 6 अप्रैल को पहुंचते हैं, 78 मेंबर्स के साथ पहुंचते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही क्या शुरू होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फाइनली जितने कितने लोग आ गए, 40-50 हजार लोग आ गए जब दांडी में ये सॉल्ट बनता है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांधी जी 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रेड ऑफ सॉल्ट डिसोबीडियंस। इंडिया में ये मूवमेंट स्प्रेड कैसे हुआ, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी गेट अरेस्टेड ऑन May 4, 1930। क्यों अरेस्ट किया जाता है? सॉल्ट बनाने के लिए नहीं अरेस्ट किया इन्होंने, दांडी में जाके सॉल्ट बना दिया, उसके लिए अरेस्ट नहीं किया गया। बिकॉज ही हैड अनाउंस्ड दैट he would lead a raid on Dharsana salt works on the west coast, जहां पर ब्रिटिशर्स ये सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहां पर ये नॉन वायलेंस सत्याग्रह करेंगे। इसीलिए गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, ये भी ध्यान रखना। बहुत लोगों को लगेगा कि इन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था इसीलिए गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, नहीं। धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह ये लोग ने लॉन्च करने के बारे में सोचा था, इसीलिए गांधी जी को May 4 में अरेस्ट किया गया, ठीक है। नाउ आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी व्हाट यू विल सी, दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थ्रू काम करता है। सीडब्ल्यूसी स्टैंड्स फॉर दैट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब मैक्सिमम सॉल्ट कहां बनेगा बेटा? जहां पर पानी का सोर्स होगा, मतलब कोस्ट वगैरह बनेगा, पॉन्ड वगैरह बनेगा, है ना, वहां पर सॉल्ट बनेगा। जहां पर नमकीन पानी होगा सॉल्ट वहीं बनेगा ना। तो आप देखो, जो इंडिया का सेंट्रल रीजन है प्रेजेंटली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब रीजन, वहां पर तो सॉल्ट का कोई सोर्स नहीं, ठीक है। तो वहां पर सॉल्ट का सिविल डिसोबीडियंस कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। तो वहां पर किसी दूसरे लॉ का सिविल डिसोबीडियंस चलता है। जैसे कि आप क्या देखोगे, वहां पर फॉरेस्ट एरिया है, तो दे वर डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज इन सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। रैयतवाड़ी जो एरियाज था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रैयतवाड़ी एरियाज, वहां पर बोला गया कि हम रेवेन्यू का पेमेंट नहीं करेंगे। और जमींदारी एरियाज में बोला गया कि वी विल बी नॉट गिविंग चौकीदारी टैक्स। व्हाट वाज चौकीदारी टैक्स? ये विलेजेस में ब्रिटिशर्स विलेजर्स को क्या बोलते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके बदले में आप हमें टैक्स दीजिए, ठीक है। विलेजर्स को क्या बोलते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके बदले में आप हमें टैक्स दीजिए। तो दैट वाज व्हाट, चौकीदारी टैक्स। तो विलेजर्स बोलते ना, ये सब हम नहीं देंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज, चौकीदारी टैक्स। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अगर आप देखो तो हर जगह पर अलग अलग लीडर्स हैं। तमिलनाडु में जो लीडर्स हैं, सी राजा गोपालाचारी, ही ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च फ्रॉम त्रिची टू वेदारण्यम, ठीक है। जगह याद रखना, नाम याद रखना। मालाबार में जो लीडर है उनका नाम है क्या है, किलप्पन। नाउ दिस किलप्पन लीडर was famous for वाइकोम सत्याग्रह। अब ये क्या है यार, ये वाइकोम सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर नहीं हुआ था, ये हुआ था 1924-1925 में। व्हाट वाज दिस वाइकोम सत्याग्रह?
2 मिनट इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, सुन लो बस खाली कहानी। केरला में देखो, केरला में क्या हो रहा था उस समय कि से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेम्पल, और टेम्पल के सामने एक रोड है, तो जो अनटचेबल्स थे उनको इस रोड से भी जाना प्रोहिबिटेड था। ठीक है, तो दिस वाज यार बेसिकली मतलब अगेंस्ट अ ह्यूमन नेचर, मतलब इन ह्यूमन, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो वाइकॉम इज द नेम ऑफ द टेम्पल, उसके सामने के रोड से भी जाना कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल को अलाउ नहीं था। तो उसी को डिफाई करते हुए वैकोम सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था, और इनफैक्ट इन 1925 गांधी जी ऑल्सो सपोर्टेड दिस वैकोम सत्याग्रह। ध्यान रहेगा, सिविल डिसोबीडियंस का नहीं है, 1924-1925 का है, चूंकि ये किलप्पन जी इसमें इन्वॉल्व थे और किलप्पन जी सिविल डिसोबीडियंस में भी इन्वॉल्व थे, तो इसको इसलिए लिख लिया गया। प्लस 100 इयर्स पूरा हो रहा है वैकोम सत्याग्रह का, पूछा जा सकता है, न्यूज वगैरह में रहता है। रिसेंटली जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, उन्होंने ईयर लॉन्ग फेस्टिवल बनाने के बारे में सोचा है वैकोम सत्याग्रह के लिए, इसलिए भी न्यूज में था, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा। ठीक, इन ओडिशा ये सॉल्ट सत्याग्रह बेसिकली गोपाल बंधु चौधरी के अंदर लॉन्च किया गया। बंगाल में आप देख रहे हो सूर्य सेन चितागोंग वाले जो हैं वो कर रहे हैं। बिहार में चंपारण एंड सारण वेर द फर्स्ट टू डिस्ट्रिक्ट टू स्टार्ट सॉल्ट सत्याग्रह। पटना में नखास पॉन्ड है, दिस वॉज द चोजन साइट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, साथ ही साथ ये छोटा नागपुर रीजन, उस समय झारखंड बिहार सब एक साथ था, वहां पर आपको थोड़ा सा मिलिटेंसी भी देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा, वायलेंट एक्टिविटीज। पेशावर वाले जगह पर जो लीडर थे खान अब्दुल गफार खान, इन्हें और क्या बुलाया जाता है, फ्रंटियर गांधी। और इनके ब्रिगेड को, ठीक है, इनके वॉलेंटियर्स, जो वॉलेंटियर्स फ्रंटियर गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अब्दुल गफार खान को सपोर्ट कर रहे हैं, दे वर नोन एज खुदाई खिदमत गार्ड्स, या फिर उन्हीं का नाम क्या था, रेड शर्ट्स। ठीक है, ही ऑल्सो स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड पुख्तून। याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछ रखा है, यूपीएससी में भी पूछेगा। नेक्स्ट, शोलापुर। शोलापुर जो जगह है ये कहां है, महाराष्ट्र में। एंड शोलापुर में आप देखते हो कि इट वाज द फियरसेस्ट रेस्पॉन्स, मतलब सबसे तगड़ा रेस्पॉन्स शोलापुर में था अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाँ बेटा, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना, ठीक है, वहां के रीजन में ये लीडर थे। तो ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान सिंध वगैरह तक, जो सिंध बोल रहा हूँ, ये जो अफगानिस्तान वाला जो रीजन है ना, उसके बारे में बात हो रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर वाला रीजन। खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी। शोलापुर में द रेस्पॉन्स वाज फियरियस्ट, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राफ लाइन, रेलवे लाइन सब उखाड़ दिया गया, वायलेंस। धरसाना में, ठीक है, गांधी जी तो चले गए, हु ऑर्गेनाइज दैट रेड, सरोजिनी नायडू। ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंसेस में बेसिकली फॉरेस्ट लॉ को डिफाई किया गया, और यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब यूपी में नो रेवेन्यू कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड। साथ ही साथ मणिपुर और नागालैंड में आप देखोगे देयर इज अ फीमेल लीडर रानी गेडिनलियू। ठीक है, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मोर्चा संभाला, एंड शी अर्ज द पीपल टू नॉट टू पे द टैक्सेस और वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स। ये नाम याद रखना, रानी गेडिनलियू। तो इसके लिए इनको जेल में भी डाला जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इनके फैन थे। हाँ हाँ,
जवाहरलाल नेहरू इनको फैन थे, इसलिए उन्होंने उनको रानी का ये दिया था। ठीक है। नाउ एक चीज आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और याद रखना है, वो क्या कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त देखी गई थी, वैसी मैंने पहले ही बता दी कि कोई भी और मूवमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज नोवेयर नियर 1920 एंड 1922। ठीक है। कुछ रीजन थे जैसे एनडब्ल्यूएफपी में, जहां पर फ्रंटियर गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर मुस्लिम का सपोर्ट था। मिडिल क्लास मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज देयर, बट नॉट एट एवरी प्लेसेस। कहीं कहीं स्पेशल पॉकेट्स में देयर वर सपोर्ट्स। ठीक है। इसका रीजन ये था बेसिकली, नाउ दे वेर स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और कांग्रेस उस पक्ष में नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। ठीक है। मुस्लिम्स ग्रुप्स को छोड़कर आप और क्या देखते हो? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग होते हैं, इनमें भी उतना इंतुजियाज्म नहीं देखा गया। देखो, जब हम ये बोल रहे हैं ना मुस्लिम डिड नॉट सपोर्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मेजॉरिटी ऑफ देम डिड नॉट सपोर्ट। तो सिमिलरली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम डिड नॉट सपोर्ट। ठीक है। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी दे रखा है मुस्लिम्स के लिए ये, जो आपके हिंदू महासभा के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। तो ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बट इनके अलावा जितने भी ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, दे वेर एक्टिवली सपोर्टिंग। वुमेन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ट्राइबल हो गए, वर्कर्स हो गए, पेजेंट्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, सभी ने सपोर्ट किया। नाउ इसी बीच जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, तो एक कहानी और पढ़ने की जरूरत है, वो क्या? 1928 में साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है। उसी बीच लंदन में ये माहौल बनता है कि कुछ, अब 1919 में एक्ट आया है, अब कुछ नया रिफॉर्म्स का जरूरत है। ठीक है। तो उस नए रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही कॉन्फ्रेंस हुआ था बेटा, बट अकर्ड इन 3 फेजेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही हुआ था, बट अकर इन, चूंकि ये 3 फेजेस में हुआ था, इसीलिए उसको इनकरेक्टली हम क्या बुलाते हैं? फर्स्ट आरटीसी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, थर्ड वाले में भी हिस्सा नहीं लिया, सेकेंड वाले में हिस्सा लिया, एंड गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन सेकेंड आरटीसी। आरटीसी हो कहाँ रहा है? लंदन में। ठीक है। और वो भी सेकेंड आरटीसी में कब इन्होंने ज्वाइन किया? गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट? बेसिकली ये जो लॉर्ड इरविन थे, ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करे, बिकॉज देखो, कांग्रेस इज द लार्ज पार्टी। लार्ज पार्टी मीन्स क्या? लार्ज लोगों का सहमति चाहिए। ठीक है, तभी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेगा। बिना कांग्रेस को लिए हुए अगर आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हो, फिर वो हंगामा होगा कि हमें नहीं इन्वॉल्व किया, लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। तो इसीलिए कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी था। तो इरविन बोलते हैं कि ठीक है, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लीज अटेंड करो, बाकी हम देखते हैं कि आपके डिमांड्स का क्या किया जाता है। तो कांग्रेस के डिमांड और इरविन का जो कहना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप अटेंड करो, इनको मिलाकर बनता है गांधी इरविन पैक्ट। दिस गांधी इरविन पैक्ट इज आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। ठीक है। एंड इट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। ध्यान रखिएगा,
It was signed on 5th March 1931. 23rd March 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। और 28 से 30 मार्च तक क्या हुआ था 1931 में? कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी। ओके, अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने सोचा आपको बता दें, ये डेट्स याद रखना, उधर पूछा है तो इधर भी पूछ सकता है। इस गांधी इरविन पैक्ट में क्या बोला गया कि वैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स who were not charged with violence, मतलब जिन्होंने वायलेंस नहीं किया उनको रिलीज कर दो। जितने भी फाइन्स आपने लगाए हैं, ठीक है, और जो कलेक्ट नहीं किए हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने रिजाइन किया था उनके साथ लीनियनली पेश आओ। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहला क्या? उन सारे विलेजेस जो कि कोस्टल एरियाज में है उनको सॉल्ट बनाने का अधिकार दो, ठीक है। और ये जो दुकानें बंद की जा रही हैं पीसफुली, उसको भी, उसका भी राइट दो कि हम राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग कर सकें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेटिंग? पिकेटिंग का मतलब हो गया, मान लो ये दुकान है, ये उसका शटर है, लोग सामने में जाके खड़े हो जा रहे हैं कि हम आपको इस दुकान में एंट्री करने नहीं देंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ पिकेटिंग। तो ये पिकेटिंग करने का हमें राइट दो। तो लिक्वर शॉप्स वेर पिकेटेड, लिक्वर के शॉप के सामने जाके तोड़ा नहीं जाता था उनको, उसके सामने जाकर लोग खड़े हो जाते थे और बोला जाता था जो लोग खरीदने आ रहे थे उनको एंट्री नहीं मिलती थी। दिस इज द वे ऑफ पिकेटिंग द शॉप। तो ये सारी चीजों पर इरविन अग्री कर जाता है। देख रहे हो आप, राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस, राइट टू पीसफुल एंड नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग। बट इसके बदले में कांग्रेस क्या दे रखा होता है, क्या डिमांड करता है, ठीक है। हाँ सॉरी, इसके बदले में इरविन क्या डिमांड करता है कि कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करे, जो कांग्रेस अटेंड करती है। एक चीज और ध्यान रखना कि कांग्रेस ने, मतलब बेसिकली गांधी जी ने डिमांड्स रखे थे और भी, जैसे कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। जिस मूवमेंट में ज्यादा पिटाई हुई है लोगों की, या फिर पुलिस ने एक्सेस अपने पावर्स को यूज किया है, उसका जांच होना चाहिए। प्लस he also demanded commutation of Bhagat Singh's and his comrades that sentenced to life sentence, but these were not agreed by Irwin. Irwin ने इसको नहीं माना, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट गांधी इरविन पैक्ट। कुछ पूछना हो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में? तो इसके बाद बेसिकली क्या होगा? मूवमेंट सस्पेंडेड होगा, गांधी जी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए लंदन, और वहां से खाली हाथ वापस आएंगे, ठीक है। कुछ पूछना हो किसी को? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टिल हियर, बेझिझक पूछिए। आई होप ये कहानी के तौर पर आपके दिमाग में जा रही होगी। जा रही नहीं जा रही ये तो बता दो। जो भी चीजें हम लिंक करके पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें मैं मार्क करा रहा हूं, कम से कम तो दिमाग में जा रहा होगा। जा रही है? यस सर। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ जा रही है नहीं जा रही है दिमाग। याद तो तभी होगा जब आप डेली पढ़ना शुरू करोगे इस चीज को। कितने पीडीएफ्स हो गए आज? मिलाकर 13 पीडीएफ्स हैं। डेली 4 घंटा हिस्ट्री पढ़ो, 13 पीडीएफ्स, देखो याद हो जाएगा 15 दिन में। बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं याद होगा? ठीक है? जो पढ़ाया है उसको पहले याद करना है, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टिल हियर?
No, sir. So that will be all from my side then. Bye.